हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने वन क्लास वन टॉपिक के तहत मूल कर्तव्य के टॉपिक को देखेंगे। ये सभी हम वैसे पॉइंट्स या वैसे टॉपिक्स इन क्लासेस में करा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 1 या 2 मार्क्स एग्जाम में पक्का होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मूल कर्तव्य क्या है कि नागरिकों के लिए एक गाइड है। ठीक है, जैसे कि संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वैसे ही हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, यानी कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको फॉलो करे, जिससे राष्ट्र की वृद्धि हो सके, समृद्धि हो सके और राष्ट्र आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और भारतीय संविधान में इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था 1976 में। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन के दौरान इनको शामिल किया गया, आपातकाल के बाद। ठीक है, आपातकाल के दौरान इनको शामिल किया गया। और इसकी जो अनुशंसा थी ये सरदार स्वर सिंह ने करी थी, और समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान में इसको एक अलग अध्याय के रूप में शामिल किया गया। ठीक, कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया इनको शामिल, जो कि 1976 में हुए थे। कौन से पार्ट में इनको शामिल किया गया है? 4A में इनको शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 51A के तहत इनको शामिल किया गया है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य ही थे, लेकिन बाद में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में किया गया, उसके द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। ये क्या कहता है? 51A का प्रावधान ए या 1 इसको कर लीजिए। ये कहता है कि संविधान का पालन करें, और उसके सबसे यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी क्या कहता है कि संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। सी कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। फिर डी कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ई कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को दूर करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये डायरेक्ट पॉइंट आपसे कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रावधान, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करें। तो ये किसके तहत है? 51A के तहत। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? एफ में क्या प्रावधान है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। फिर जी कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। इसका प्रावधान एच के तहत है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात एच के तहत की गई है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आई के तहत क्या बोलता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, इसका प्रावधान आई में है। इसके बाद जे क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, मतलब इसमें बात की गई है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की। किसके तहत? जे के तहत। इसके बाद फिर जो 11वां मूल कर्तव्य था, ये शिक्षा से संबंधित था, जो कि आता है 51A के तहत। ठीक है, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में शामिल किया गया। इसमें क्या बोला जाता है
कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि एक कमिटी बनी थी जेएस वर्मा समिति 1999 में। इसने मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये क्या कहता है कि यद्यपि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो मूल कर्तव्य होते हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी वर्मा समिति ने अनेक कानूनी प्रावधान जैसे कि ध्वज संहिता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहचान करी जो कि इन मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, अब हम इनको समराइज कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को कि इसको कहाँ से लिया गया है। ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। कौन सी समिति के रिकमेंडेशन पे इसको शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर। ठीक, और इसको प्रभावी बनाने से संबंधित जो प्रावधान या अपने सुझाव दिए थे वो जेएस वर्मा समिति ने 1999 में दिए थे। फिर कौन से भाग में है? ये भाग 4A में 51A के तहत दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रकृति कैसे है? नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके बाद शामिल इनको किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ जिसके तहत के प्रावधान किया गया। ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद टोटल कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अधिकार और कर्तव्य, एक सच्चे नागरिक के रूप में अधिकार का आनंद लेने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। ऐसे ही हम और टॉपिक आपको करवाते रहेंगे। अगर आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न करने हैं तो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।